हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। सबसे पहले तो माफी चाहते हैं, काफी दिनों से वीडियो नहीं आ पाया। कुछ कारणवश मैं घर चला गया था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आगे से यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तो हमने पहले वुमेन वाले टॉपिक पर अपने वीडियो सीरीज को छोड़ा था, उसी की सीरीज का आज यह लास्ट वीडियो है और इसी के साथ सोसाइटी का भी यह आज लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम कल से सोशल जस्टिस वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कुछ सोशल जस्टिस के क्वेश्चन हमने सोसाइटी के साथ ही कर दिए हैं। इसी प्रकार हम कुछ जो सोसाइटी के क्वेश्चन बच गए हैं, जो सोशल जस्टिस के टॉपिक के साथ मैच होते हैं, उनको हम सोशल जस्टिस वाले भाग में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हालांकि स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, लेकिन महिलाओं और नारीवादी आंदोलन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक रहा है। महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण योजनाओं के अलावा क्या हस्तक्षेप इस माहौल को बदलने में मदद कर सकते हैं? तो यहाँ पर प्रश्न में पहले तो कुछ जानकारी दी गई है, उसके बाद प्रश्न पूछा गया है। तो पहले क्या बताया गया है कि आज़ादी के बाद यानी कि 1950 के बाद देश के अंदर महिलाओं की स्थिति में काफ़ी मात्रा में सुधार हुआ है और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जैसे कि स्वास्थ्य क्षेत्र हो गया, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, खेल का क्षेत्र हो गया, मीडिया का क्षेत्र हो गया। इन सभी में महिलाओं ने क्या किया है? उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। लेकिन जो महिला सुधार के जो नारीवादी आंदोलन थे, उनके प्रति जो सामाजिक दृष्टिकोण था वह किस प्रकार का था? पितृसत्तात्मक रहा। यानी कि जो पितृसत्तात्मक भारतीय समाज है, उसने जो परिवर्तनकारी नारीवादी आंदोलन था उसमें बाधा ही उत्पन्न की है। तो यह तो हमें प्रश्न ने बताया है। आगे प्रश्न ने पूछा क्या है कि महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण योजनाओं के अलावा, अर्थात महिला शिक्षा और जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो योजनाएं हैं वह तो महिलाओं की स्थिति में सुधार ला ही रहे हैं। इसके अलावा क्या उपाय करने चाहिए या क्या कदम भारतीय समाज को उठानी चाहिए जिसके कारण समाज के अंदर जो महिलाओं की स्थिति है उसमें सुधार आ सके और वह बेहतर ढंग से अपनी क्षमता का उपयोग कर सके, उसको हमें यहाँ पर बताना है। यानी कि प्रश्न में क्या पूछा गया है कि महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के अलावा ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिसके कारण जो महिलाओं की स्थिति देश में है उसको और बेहतर बनाया जा सके। तो यह तो प्रश्न की मेन डिमांड है। अब प्रश्न को हमें करना कैसे है उसको देखते हैं। तो जो यहाँ पर प्रश्न में पहले जानकारी दी गई है कि महिलाओं की स्थिति में आज़ादी के बाद सुधार हुआ है, यह जो प्रश्न में बात लिखी गई है यह ऐसे ही फालतू में नहीं दी है। यहाँ पर अगर प्रश्न एग्जामिनर को पूछना होता तो वह सीधा ही पूछ सकते थे कि महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण योजनाओं के अलावा क्या हस्तक्षेप इस माहौल को बदलने में मदद कर सकते हैं। तो ये सीधा पूछा जा सकता था, लेकिन यह पहले जानकारी दी है तो हमें जो प्रश्न के अंदर जानकारी दी गई है उसको प्रूव करना है कि हाँ वास्तव में महिलाओं की स्थिति में आज़ादी के बाद चेंजेस आए हैं। उसके बाद हमें आगे बताना है कि किस प्रकार से जो पितृसत्तात्मक समाज है वो महिलाओं की स्थिति के सुधार में बाधा है और किस प्रकार से उसमें सुधार किया जा सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली प्रश्न के 3 भाग हो गए हैं। पहले भाग में तो हमें बताना है कि महिलाओं ने आज़ादी के बाद उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। दूसरे भाग में हमें बताना है कि किस प्रकार से पितृसत्तात्मक समाज ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में बाधा उत्पन्न की है। और तीसरे भाग में हमें बताना है कि कौन से उपाय महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के इतर करने चाहिए जिसके कारण देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सके। तो अब आप प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अपने उत्तर पर। इंट्रो में हम सबसे पहले यही बता देंगे कि आज़ादी के बाद देश में महिलाओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और साथ ही साथ उन्हें कई पितृसत्तात्मक बाधाओं का भी सामना करना पड़ा है। तो इस प्रकार की फॉर्मल जानकारी देके हम अपने इंट्रो की शुरुआत यहाँ पर कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। मेन बॉडी में हमें सबसे पहले बताना है, जो कि प्रश्न का पहला भाग था, कि आज़ादी के बाद देश के अंदर महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन, इन क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर जानकारी देनी है। जैसे कि शिक्षा में महिलाओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है। आज़ादी के समय महिला साक्षरता 9% के करीब थी, जो 2023 तक 70% के करीब पहुँच गई है। तो यह जो बहुत बड़ी छलांग है यह महिलाओं ने आज़ादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में लगाई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में जो मुदलियार समिति है उसने 1950 के समय भारत में जो MMR है यानी कि मातृ मृत्यु दर, उनकी संख्या आज़ादी के समय 1000 से अधिक थी, जो कि 2020 तक घटकर 97 के करीब पहुंच गई है। तो यह सुधार स्वास्थ्य क्षेत्र में महिलाओं ने किया है। और वित्तीय समावेशन में भी सुधार हुआ है। अब आज़ादी के समय तो वित्तीय समावेशन की कोई महिलाओं के संबंध में तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन आज़ादी के बाद
स्पेशली 2014 के बाद जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के बाद काफी सुधार इस क्षेत्र में आया है। जैसे कि जो 77% महिलाएं हैं उनका बैंक में खाता खोला जा चुका है, यानी कि देश में जितनी महिलाएं साक्षर नहीं है उससे अधिक महिलाओं का बैंक के अंदर अकाउंट है। और गरीबी में भी सुधार हुआ है, जैसे कि 1950 के समय जो पुरुष और महिला गरीबी थी वो 50% से भी बहुत अधिक थी, लेकिन 2022 तक घटकर वो कितनी हो गई है, 13.3% के करीब आ चुकी है यूएन के अकॉर्डिंग। और बाल विवाह में भी काफी हद तक कमी आई है, जैसे जो NFHS 3 का डेटा था उसके अकॉर्डिंग जो 47% विवाहित लड़कियां थी उनका बाल विवाह हुआ था, जिनकी संख्या NFHS 5 तक घटकर कितनी हो गई है, 23% के करीब पहुंच गई है। तो यह सुधार बाल विवाह के अंदर महिलाओं के अंदर देखा गया है। और महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी वृद्धि हुई है। अब आजादी के समय तो किसी गांव की कोई सरपंच महिला हो यह तो सोचना भी बहुत बड़ी बात थी। हालांकि राष्ट्रीय राजनीति में कई महिलाएं थी, लेकिन यदि ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखें कि कोई महिला सरपंच हो उस समय, या फिर गांव की कोई मुखिया महिला हो, तो यह अटपटा ही लगेगा। लेकिन 2018 तक आते आते 43% जो देश के अंदर सरपंच है वो कौन है, महिलाएं हैं। तो इतनी बड़ी ग्रोथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी महिलाओं ने करके दिखाई है। तो यह सुधार महिलाओं के अंदर आजादी के बाद आया है। इसके अलावा भी आप कुछ पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे खेल का क्षेत्र हो गया, या फिर अंतरिक्ष का क्षेत्र हो गया, या फिर मीडिया का क्षेत्र हो गया। इस टाइम में महिलाओं का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन है, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ में भी महिलाओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इस टाइम में टोटल जितने ग्रेजुएट होते हैं उनमें से 43% कौन है, महिलाएं हैं। तो इस प्रकार के डेटा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन साथ ही में महिलाओं की स्थिति अभी तक प्रतिकूल बनी हुई है। इसी के फलस्वरूप क्या है, जो वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट है उसके अंदर भारत का स्थान 127वां है पूरे 146 देशों में से। तो यह बता रहा है कि भारत के अंदर पितृसत्तात्मक समाज के कारण महिलाओं की स्थिति वर्तमान में भी प्रतिकूल है। अब प्रतिकूल किन किन क्षेत्रों में है उनको हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि अभी भी देश के अंदर क्या हो रहा है, बाल विवाह बहुत ही वृहद मात्रा में हो रहा है। जैसे जो यूनिसेफ की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग टोटल जितने वर्ल्ड में बाल विवाह होते हैं उसमें से 27% केवल इंडिया में होते हैं। देश के अंदर क्या है, लिंग आधारित जो हिंसा है उसकी घटनाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। अब साइबर अटैक के मामले भी महिलाओं के समक्ष ज्यादा आ रहे हैं। जैसे कि जो NCRB की रिपोर्ट थी 2020 की, उसके अकॉर्डिंग महिला हिंसा से संबंधित 3 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। यह तो मामले दर्ज किए हैं, पता नहीं कितने मामले हैं जो दर्ज ही नहीं हुए हैं। लिंग वेतन असमानता अभी भी देखी जाती है। जैसे जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग एशिया के अंदर हाईएस्ट जो लिंग वेतन असमानता है वो भारत के अंदर देखी जाती है। और राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वह स्थानीय स्तर पर तो महिलाओं में सुधरा है, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही सीमित है। अभी हाल ही में जो एक्ट बना है उससे आगे भी राष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन वर्तमान में तो यह स्थिति बहुत ही दयनीय है। जैसे कि संसद में 12% के करीब और राज्य विधानसभाओं में 9% के करीब महिला प्रतिनिधित्व है। उसी प्रकार भूमि स्वामित्व में भी महिलाओं की स्थिति अभी तक बहुत ही प्रतिकूल बनी हुई है। जैसे कि जो कृषि जनगणना थी 2015-16 की, उसके अकॉर्डिंग जो 73.2% कृषि क्षेत्र में लगी महिलाएं थी उनमें से केवल 12.8% महिलाओं के पास ही स्वयं की जमीन थी। अन्य जो महिलाएं हैं 61% के करीब, वह किसी दूसरे की जमीन पर खेती करती हैं, उनके खुद का भूमि स्वामित्व वहां पर नहीं है। और महिलाओं की वर्तमान में भी जो रोजगार में भागीदारी है वो बहुत ही ज्यादा कम है। जैसे कि जो NFHS 5 है उसके अकॉर्डिंग महिला कार्यबल टोटल कार्यबल का केवल 25% ही है। यानी कि यदि 100 लोग काम कर रहे हैं देश में, उसमें से 75 लोग तो पुरुष होंगे और 25 महिलाएं होंगी। और अभी हमने जो ऊपर देखा था कि वित्तीय समावेशन में महिलाओं में सुधार हुआ है, लेकिन उसमें तो सिर्फ क्या है कि 77% महिलाओं के क्या खोले गए हैं, बैंक में खाते खोले गए हैं। अब कितनी प्रतिशत महिलाएं अपने बैंक अकाउंट का यूज करती हैं, वह वास्तविकता बताएगी कि वित्तीय समावेशन में कितना सुधार हुआ है। तो उसमें क्या देखा गया है कि 77% जो महिलाएं हैं जिनका बैंक में खाता है, उसमें से 42% महिलाओं द्वारा अपने खाते का उपयोग ही नहीं किया जाता है। तो यह बता रहा है कि महिलाओं की स्थिति वित्तीय समावेशन में भी अभी तक प्रतिकूल ही है। इसी के साथ जो न्यायपालिका है वहां पर भी महिलाओं की स्थिति दयनीय है। आजादी के बाद अभी तक 15 से अधिक महिलाएं भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नहीं बन पाई है। तो यह बता रहा है कि जो महिलाओं की स्थिति क्या है, पितृसत्तात्मक समाज के कारण अभी तक देश में प्रतिकूल बनी हुई है। अब जो प्रश्न की मेन डिमांड थी कि कौन से उपाय करने चाहिए
महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण योजनाओं के इतर, जिसके कारण महिलाओं की स्थिति में सुधार लाया जा सके, उनको यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि पारिवारिक मूल्य और लिंग संवेदनशील शिक्षा का विकास हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो नजरिया है समाज में उसको बदला जा सके। प्रशासन में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जाए, जैसे पुलिस में लैंगिक संवेदनशीलता की महती आवश्यकता है। जो स्टेम क्षेत्र है उसमें महिलाओं की स्थिति में और अधिक सुधार किया जाए। कार्य स्तर पर लैंगिक समानता सुनिश्चित हो और साथ ही कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण की व्यवस्था हो। न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी को और अधिक बढ़ाया जाए, जैसे कि भारत के भूतपूर्व चीफ जस्टिस NV रमना ने कहा था कि महिलाओं के लिए न्यायपालिका में 50% का रिजर्वेशन किया जाए। 6th पॉइंट है, धार्मिक ढांचे के भीतर लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाए। महिलाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनका समाधान करने के लिए पुरुषों को वहां पर शामिल किया जाए। मीडिया और इंटरनेट का उपयोग किया जाए जन जागरूकता फैलाने के लिए। महिलाओं की भागीदारी राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ाई जाए और साथ ही महिलाओं की रोजगार में भागीदारी बढ़ाई जाए। LFPR में महिलाओं का परसेंटेज सुधारा जाए और जो महिलाओं पर दोहरा कार्य बोझ होता है, यानी कि घर भी संभालना और साथ ही साथ बाहर कार्य भी करना, उस दोहरे कार्य बोझ को कम करने के लिए पुरुष मानसिकता में सुधार लाया जाए। दहेज और बाल विवाह जैसी जो कुप्रथाएं हैं उनको समाज में रोका जाए। तो निम्न कदम उठा के महिलाओं की स्थिति में और सुधार लाया जा सकता है। तो ये यहाँ पर जो प्रश्न की मेन डिमांड थी उसको हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से एड्रेस कर दिया है। कंक्लूजन में हम SDG 5 को कोट कर सकते हैं, जो कि लिंग समानता की बात करता है। इस प्रकार हमने अपने पहले प्रश्न को यहाँ पर देखा है। हमारा दूसरा प्रश्न है, सामाजिक न्याय क्या है? संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण भारत में सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में कैसे योगदान दे सकता है? यह प्रश्न 1997 में पूछा गया था। उसी समय सबसे पहले संसद में महिला आरक्षण की बात उठने लगी थी और हाल ही में महिला आरक्षण बिल पास भी कर दिया गया और वह लागू भी हो गया है। तो इसलिए जो यह प्रश्न है वह 2024 मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब बन चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पूछा गया है कि सामाजिक न्याय से तात्पर्य क्या है, और बाद में पूछा गया है कि संसद में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वह किस प्रकार से सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में योगदान दे सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न के दो भाग हैं। पहले भाग में तुम्हें बताना है सामाजिक न्याय क्या है, और दूसरे भाग में हमें बताना है कि जो महिलाओं के लिए आरक्षण किस प्रकार से सामाजिक न्याय की स्थापना कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमें यह बताना है कि सामाजिक न्याय के कौन कौन से मूलभूत आधार हैं और किस प्रकार से जो महिला आरक्षण है वह उन आधारों को फुलफिल कर सकता है, जिसके कारण भारत में सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। तो अब हम यहाँ पर इंट्रो में जो अभी हाल ही में नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम लाया है उसके बारे में बता सकते हैं कि उसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो 33% सीट्स है वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई है। अब मेन बॉडी में सबसे पहले हम प्रश्न के पहले भाग को बताएंगे कि सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है। तो सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? न्याय संगत और निष्पक्ष समाज का निर्माण हो, यानी कि सभी के लिए समान अवसर हो, सभी के लिए समानता की भावना हो, सभी का समावेशी विकास हो, और जो गरीब लोग हैं या जो पिछड़े लोग हैं या फिर जो वंचित लोग हैं उनके लिए सुरक्षा जाल की व्यवस्था हो। तो ये क्या है? सामाजिक न्याय के आधार हैं जिनको यहाँ पर लिखा गया है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, जैसे कि समानता हो गई, समावेशन हो गया, मानवाधिकार हो गई, निष्पक्षता हो गई, सामाजिक सुरक्षा जाल की व्यवस्था हो गई। ये क्या है? सामाजिक न्याय के आधार हैं। और ये आधार जहां पर होते हैं वहां पर क्या होता है? सामाजिक न्याय की स्थापना होती है। तो अब हमें जो प्रश्न का दूसरा भाग था उसमें कुछ नहीं करना है, जो ये आधार हैं इन्हीं को स्पष्ट करना है कि किस प्रकार से जो संसद में आरक्षण समानता सुनिश्चित कर सकता है, किस प्रकार से समावेशन को सुनिश्चित कर सकता है, किस प्रकार से मानवाधिकार को सुनिश्चित कर सकता है, और किस प्रकार से सामाजिक सुरक्षा जाल को यह सुनिश्चित कर सकता है। अगर इनको सुनिश्चित कर सकता है तो इसका क्या तात्पर्य हो गया कि वह सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में योगदान दे सकता है। तो उसी को हमने प्रश्न के दूसरे भाग में लिखा है कि संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में योगदान देगा, जैसे कि यह लिंग समानता को बढ़ावा देगा, महिलाओं की संसद में भागीदारी को बढ़ाकर समावेशन को बढ़ावा देगा, जो संसद के अंदर पुरुष महिला का जो भेदभाव है उसको समाप्त करेगा, और यदि महिलाओं की संख्या संसद में बढ़ेगी तो वह अन्य जो देश की महिलाएं हैं या फिर जो देश की बेटियां हैं उनके लिए वो रोल मॉडल का कार्य करेगी। और महिलाओं की संसद में भागीदारी होगी तो महिलाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर संतुलित निर्णय लिया जाएगा,
जिससे क्या होगा, समाज भी क्या हो पाएगा, न्यायपूर्ण बन पाएगा। और महिलाओं की संख्या यदि संसद में बढ़ती है तो जो पितृसत्तात्मक मानसिकता है कि महिलाएं राजनीतिक रूप से अक्षम होती है या महिलाओं में प्रबंधन का गुण कम होता है, इस प्रकार की जो पुरुषवादी हीन मानसिकता है उसको तोड़ने में मदद मिलेगी। और महिलाओं के लिए यदि रिजर्वेशन का प्रावधान होगा तो उससे क्या होगा, विविध पृष्ठभूमि की महिलाओं का समावेशन होगा, जिसके कारण विभिन्न अन्य दृष्टिकोण भी संसद में आ पाएंगे। और यदि रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाती है तो यह महिलाओं के लिए राजनीतिक भागीदारी के लिए सुरक्षा जाल का कार्य करेगा। और साथ ही रिजर्वेशन है वह समाज के अंदर प्रणालीगत परिवर्तन लेके आएगा। जो संरचनात्मक असमानताएं अतीत में हुई है उनको यहाँ पर सुधारा जा सकेगा। तो इस प्रकार से यदि संसद में आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को, जो कि दिया जा चुका है, तो वह न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करेगा। तो कुछ नहीं, जो सामाजिक न्याय वाले बिंदु थे उन्हीं को हमने वापस रिपीट किया है कि उनको किस प्रकार से जो महिला आरक्षण बिल है वह सुनिश्चित कर सकेगा। कंक्लूजन में हम जो SDG 5 का सब पॉइंट है 5.5, जो कि राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और नेतृत्व के समान अवसर सुनिश्चित करने की बात करता है, उसको प्राप्त करने में मदद प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम अपने उत्तर को समाप्त कर सकते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया के पितृसत्तात्मक चरित्र पर सीमित प्रभाव पड़ा है, टिप्पणी कीजिए। यह प्रश्न 2019 में पूछा गया था। यहाँ पर यह प्रश्न क्या कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन में जो महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया गया था 33% का, उसका भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया की जो पितृसत्तात्मक सोच है उस पर बहुत ही सीमित प्रभाव पड़ा है। तो क्या कारण रहे हैं जो स्थानीय स्वशासन में आरक्षण करने के बावजूद भी जो राजनीतिक प्रक्रिया की पितृसत्तात्मक सोच है उस पर वह सीमित प्रभाव डाल पाया है, उसको हमें यहाँ पर बताना है। क्या वास्तव में ये बात सही है या फिर कुछ हद तक जो भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया की पितृसत्तात्मक सोच थी या फिर जो पितृसत्तात्मक चरित्र था उसमें परिवर्तन किया है, उसको हमें यहाँ पर बताना है। कि क्या संक्षेप में प्रश्न इतना ही है कि क्या कारण रहे कि जो स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के बावजूद भी जो भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया की जो पितृसत्तात्मक चरित्र हैं उस पर वह सीमित प्रभाव ही छोड़ पाया है, उसको हमें यहाँ पर मेनली बताना है। तो अब हम यहाँ पर इंट्रो में जो 73वां व 74वां संविधान संशोधन था उसके बारे में यहाँ पर बता सकते हैं, जिसके तहत स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था देश के अंदर संवैधानिक रूप से लागू की गई थी। और उसका क्या उद्देश्य था उसको भी साथ में यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे कि उसका उद्देश्य था विकेंद्रीकरण, पारदर्शी और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करना। तो इस प्रकार हम अपने प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं। मेन बॉडी में हम सबसे पहले आरक्षण से किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है उसके बारे में संक्षेप में जानकारी दे सकते हैं, और साथ ही किस अनुच्छेद के तहत 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसकी भी जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि जो आर्टिकल 243D है वह महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की बात करता है, और किस प्रकार से इसने सुधार किया है स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की स्थिति को, उसको भी बता सकते हैं। जैसे कि जो विमेन एंड मैन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट है उसके तहत स्थानीय स्वशासन में जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं उनमें से 46% कौन है, महिलाएं हैं। यह सिर्फ और सिर्फ जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसके कारण ही संभव हो पाया है। यह जानकारी देने के बाद हम जो प्रश्न की मेन डिमांड थी उसको यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। जो प्रश्न में पूछा गया था कि स्थानीय स्वशासन में आरक्षण देने के बावजूद भी जो भारतीय राजनीति की पितृसत्तात्मक चरित्र हैं उस पर वह सीमित प्रभाव डाल पाया है, उसके क्या कारण है उसको यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि जो सरपंच पति की अवधारणा हो गई। जैसे कि मैं जिस गांव से आ रहा हूँ वहां पर जो पिछली सरपंच थी वह महिला थी, मैंने उस महिला का कभी भी चेहरा तक नहीं देखा। यानी कि जब इंडिपेंडेंस डे वगैरह का जो प्रोग्राम होता था वहां पर वो आती थी लेकिन घूंघट डाल के आती थी, उसका चेहरा मैंने कभी देखा भी नहीं है। तो यह हाल ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच महिलाओं का है। यानी कि गाँव में क्या है, सरपंच पति की अवधारणा चलती है। जो पंचायत वेब सीरीज है वह भी अच्छे से समझाती है। तो सरपंच पति की अवधारणा के तहत जो महिलाएं होती है वो क्या होती है, सिर्फ रबर स्टाम्प की तरह होती है। उनका बस काम होता है सिग्नेचर का, और जो प्रबंधन और अन्य जो कार्य होते हैं वह उसका पति ही देखता है। और जो महिलाएं सरपंच के रूप में चुनी भी जाती है वह उन्हीं परिवारों से होती है जिनके परिवार में कोई न कोई व्यक्ति या तो उस गांव का पहले सरपंच रह रहा होता है या फिर किसी राजनीतिक पद पर होता है।
जो आत्मनिर्भर महिलाएं होती हैं, यानी कि जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता है, उस प्रकार की काफी कम महिलाएं ही सरपंच बन पाती हैं। तो जो सरपंच पति की अवधारणा है, उसने आरक्षण की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के भीतर ही एक तरह से महिला को रबर स्टाम्प बना दिया, जो कि यहाँ पर 5वें पॉइंट में लिखा भी गया है। और दूसरा है, जो भारतीय पितृसत्तात्मक समाज है, वो महिलाओं को मुखिया के रूप में एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा है। वह अभी तक यही सोच रहा है कि जो महिला का काम क्या है, घर में पर्दे के पीछे रहकर अपना घरेलू कार्य देखे। और जो सामाजिक बाधाएं हो गई, जो कि महिलाओं को घरेलू क्षेत्र में धकेल देती हैं, और जाति और वर्ग आधारित जो कारक होते हैं, वह भी इसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो महिला की बाह्य गतिविधियों को सीमित कर देते हैं। और महिलाओं में प्रबंधन संबंधी जो अनुभव होता है, वह भी कम देखा जाता है, क्योंकि महिलाओं में शिक्षा की कमी भी देखी जाती है। और राष्ट्रीय राजनीति में क्या है, महिलाओं की बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति है। अब राष्ट्रीय राजनीति में यदि सुधार नहीं हो रहा महिलाओं का, तो स्थानीय स्तर पर भी उतना सुधार नहीं देखा जाएगा। जैसे कि संसद में केवल 12% के करीब और राज्य विधानसभा में केवल 9% के करीब ही महिला प्रतिनिधित्व है। और महिलाओं में वित्तीय और डिजिटल साक्षरता का अभाव है, जिसके कारण जो यदि महिलाएं सरपंच बन भी जाती हैं, तो उनका कामकाज उनका पुरुष समकक्षी देखता है। चुनावी अधिकारों और जिम्मेदारियों के लिए पुरुष समकक्षों पर निर्भर होती हैं। अब एक तो यदि कोई महिला चुनाव में खड़ी होती है, तो उसके प्रचार वगैरह की जो जिम्मेदारी होती है, वह उसके पुरुष साथी की होती है। उसके साथ ही जो महिला वोट देने जाती है, उसकी वोट की जिम्मेदारी भी पुरुष साथी की होती है। यानी कि घर का जो पुरुष मुखिया होता है, वह जिस पार्टी को वोट देने का बोलता है, उसी को वो महिलाएं वोट देती हैं। और राजनीतिक पृष्ठभूमि के बिना चुनाव में भागीदारी करना सामान्य महिला के लिए संभव भी नहीं है, क्योंकि जो चुनाव प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है, धनबल आधारित है। और जो राजनीति में अपराधीकरण की बहुत ही अधिक प्रवृत्ति देखी जाती है, वह भी महिलाओं के लिए क्या करती है, प्रतिकर्ष कारक के रूप में सामने आती है। जैसे कि जो एडीआर की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग 17वीं लोकसभा में जो 43% जो सांसद थे, उन पर आपराधिक मामले दर्ज थे। तो ये कारक है जो भारतीय राजनीति का जो पितृसत्तात्मक चरित्र है, उसको कम करने में स्थानीय स्वशासन में जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसके समक्ष बाधा बनकर आ रहे हैं, जिनको हमने यहाँ पर देखा है, जो कि प्रश्न की मेन डिमांड थी। लेकिन इसमें कई सुधार भी हुए हैं, जिनको यहाँ पर लिखा गया है कुछ एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि जो हरियाणा में धानी मियाँ खान ग्राम की पंचायत की महिला सरपंच ने महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाया और सुनिश्चित किया कि गांव का हर बच्चा स्कूल जाए। तो इस प्रकार के कई एग्जाम्पल भी देखे गए, जो कि भारतीय राजनीति की पितृसत्तात्मक चरित्र को तोड़ती भी है। और जो निर्वाचित महिला प्रतिनिधि होती हैं, वह अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक सुलभ है, यानी कि महिला सरपंच से आसानी से मिला जा सकता है। वह वहां पर गांव में आसानी से अवेलेबल भी रहती है मिलने के लिए। और धीरे धीरे जो महिलाओं में स्वतंत्र निर्णय लेने जैसी प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, जो कि भारतीय राजनीति का जो पितृसत्तात्मक चरित्र है, उसको तोड़ रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जो सामाजिक विकास मानक है, उनमें महिला नेतृत्व के कारण सुधार हुआ है। वे फॉरवर्ड में हम कुछ पॉइंट बता सकते हैं कि किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति को सुधारा जा सकता है और जो भारतीय राजनीति का जो पितृसत्तात्मक चरित्र है, उसको तोड़ा जा सकता है। जैसे कि महिलाओं में जागरूकता और शिक्षा का प्रचार करके, महिला साक्षरता को बढ़ाकर और उन्हें नेतृत्व और संचार का कौशल प्रदान करके राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को शुरू से ही बढ़ाया जाए। यानी कि लड़कियों को स्कूली स्तर पर भी नेतृत्व की ट्रेनिंग दी जाए, यानी कि स्कूल में इस प्रकार की वोटिंग की व्यवस्था की जाए, जहां पर लड़कियों को स्कूल की हेड बनाया जाए। शैक्षणिक संस्थानों और घरों में महिलाओं की निर्णय संबंधी भूमिका में सुधार किया जाए और महिला जो समूह है उनको और अधिक मजबूत करना और महिला समूहों के बीच संबंध है वो बहुत ही अच्छे बनाना। इन उपायों को लागू करके जो महिलाओं की स्थिति है वह राजनीति में सुधारी जा सकती है और जो भारतीय राजनीति का जो पितृसत्तात्मक चरित्र है उसको तोड़ा जा सकता है। कंक्लूजन में हम वापस वही SDG 5.5 को कोट कर सकते हैं, जो कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की बात करता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, विविधता, समानता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायपालिका में महिलाओं के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की वांछनीयता पर चर्चा कीजिए। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया था। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि विविधता, समानता और समावेशिता को सुनिश्चित करने के लिए क्या न्यायपालिका में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है या नहीं है? है तो क्यों है? किस प्रकार से न्यायपालिका में महिलाओं की स्थिति को सुधारा जा सकता है, उसको यहाँ पर बताना है। ध्यान यही रखना है कि जो ये यहाँ पर वर्ड दिए हैं, विविधता, समानता और समावेशिता, इनको आंसर में बस बीच बीच में लिखते जाना है कि यह किस प्रकार से न्यायपालिका में विविधता सुनिश्चित करेगा, किस प्रकार से न्यायपालिका में
महिलाओं की अधिक संख्या समानता को सुनिश्चित करेगा और किस प्रकार से महिलाओं की न्यायपालिका में अधिक संख्या समावेशिता को सुनिश्चित करेगी। बस इन्हीं पॉइंट को रखना है, बाकी जो नॉर्मल पॉइंट है उनको हम आगे डिस्कस करते हैं। इंट्रो में सबसे पहले हम जो भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे एन.वी. रमन्ना, उनकी सिफारिश को कोट कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि महिलाओं के लिए न्यायपालिका में 50% स्थान रिजर्व कर दिए जाने चाहिए। और जो प्रश्न की मेन डिमांड थी, विविधता, समानता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायपालिका में महिलाओं के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की वांछनीयता पर चर्चा करें। तो अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता क्यों है? तो पहले हमें बताना है कि महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है न्यायपालिका में उच्चतर स्तर पर, वह बहुत ही ज्यादा दयनीय है। इसलिए बाद में हम लिख पाएंगे कि महिलाओं की स्थिति इतनी दयनीय है, तब समावेशिता या फिर समानता, विविधता को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की वांछनीयता है। हमारा जो आंसर है तभी वैलिड हो पाएगा। तो महिलाओं की उच्चतर न्यायपालिका में वर्तमान में क्या स्थिति है? जैसे कि अभी तक भारत के अंदर कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश की पोस्ट पर नहीं चयनित हो पाई है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में हुई थी, लेकिन जो पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज है वह 1989 में नियुक्त हो पाई थी, यानी कि आजादी के 40 साल बाद। और 2016-17 तक सुप्रीम कोर्ट में टोटल नियुक्त हुए 256 न्यायाधीशों में से केवल 11 महिलाएं ही न्यायाधीश बन पाई है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि न्यायपालिका के अंदर कोलिजियम सिस्टम है, खुली पारदर्शी प्रणाली वहां पर नहीं देखी जाती है, जिसके कारण ही उच्चतर स्तर पर क्या है, महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय है। चौथा पॉइंट है, उच्च न्यायालय के 661 न्यायाधीशों में से केवल 73 यानी कि 11.4% ही महिलाएं हैं। और साथ ही देश के जो 5 उच्च न्यायालय हैं, यानी कि मणिपुर, मेघालय, पटना, त्रिपुरा और उत्तराखंड, इनमें कोई भी महिला न्यायाधीश नहीं है। तो इतनी दयनीय स्थिति उच्चतर न्यायपालिका में देखी जाती है। जबकि जो लोअर न्यायालय हैं उनमें महिलाओं की स्थिति इससे बेहतर है, क्योंकि वहां पर क्या होती है, भर्ती प्रक्रिया होती है जिसमें पारदर्शिता देखी जाती है। लेकिन यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम के कारण जो महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है, यानी कि जो देश की न्यायपालिका को देखते हैं, यानी कि देश की न्याय व्यवस्था को देखते हैं, वही महिलाओं के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इसी बात से प्रूव हो गया कि विविधता, समानता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व की वांछनीयता है, यानी कि आवश्यकता है। अब महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व से क्या होगा? इससे दृष्टिकोण में विविधता और निष्पक्षता आ पाएगी, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो पाएगा, लैंगिक रूढ़िवादिता से लड़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी और न्यायपालिका इससे क्या बनेगा, अधिक पारदर्शी, समावेशी बनेगा, जिससे क्या होगी, समानता सुनिश्चित हो पाएगी। और यदि महिलाओं की भागीदारी किसी न्यायपालिका में बढ़ती है तो वह अधिक समाज का प्रतिनिधित्व करेगी, जिससे उसमें विश्वसनीयता और वैधता सुनिश्चित होगी। तो यह जो उच्चतर न्यायपालिका है उसमें अधिक महिला प्रतिनिधित्व की वांछनीयता को सिद्ध कर रहे हैं, जो कि प्रश्न की मेन डिमांड थी। अब किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, उसके कुछ सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं। तो उसमें पहला पॉइंट है कि अदालतों में बुनियादी ढांचे की कमी है, लैंगिक रूढ़िवादिता है और जो सामाजिक दृष्टिकोण है महिलाओं के कानूनी पेशे में प्रवेश करने का, उसमें चेंजेस लाने की आवश्यकता है। और न्यायिक नियुक्ति की जो कोलिजियम प्रणाली है उसको और अधिक पारदर्शी, समावेशी बनाया जाए और उन देशों की बेहतर प्रथाओं से सीखा जाए जहां पर न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बेहतर है, जो कि हमने तीसरे पॉइंट में लिखा है। तो निम्न उपाय करके महिलाओं की स्थिति को उच्चतर न्यायालय में सुधारा जा सकता है। कंक्लूजन में हम SDG 5 और SDG 16 को कोड कर सकते हैं, जो न्यायपालिका जैसे जो सार्वजनिक संस्थान है उसमें लैंगिक समानता और महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। तो इस प्रकार के प्रोग्रेसिव कंक्लूजन के साथ हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने कुल 4 प्रश्नों को देखा है। इसी के साथ हमारा ऑफिशियली सोसाइटी का जो पोर्शन है वह समाप्त हो जाता है। कुछ सोसाइटी के जो प्रश्न बच गए हैं उनको हम सोशल जस्टिस वाले भाग में ही डिस्कस करेंगे। तो अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो सोशल जस्टिस वाली सीरीज में आएगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं उसके बीच शेयर कीजिए। आगे से हम वीडियो को रेगुलर रखेंगे और आप यह PDF फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्कोप UPSC से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको पहले पिन कमेंट में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।